नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने गणित की कक्षा आरंभ की थी और उनमें हमने गणित का काफ़ी कुछ पोर्शन कवर कर लिया है रीट L1 के लिए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री। थोड़ा बहुत हमने पहले पढ़ रखा है ज्योमेट्री के बारे में, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ये सारा हमने कवर कर लिया था। त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय था, वहाँ से शुरुआत करनी थी हमें ना, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। या फिर पहला रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था ज्यामिति में समतल के बारे में। समतल क्या होता है? एक सपाट तल होता है, एक सपाट तल होता है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई या मोटाई नहीं होती है। और फिर समतलीय आकृतियाँ, ये बंद आकृतियाँ होती है, जैसे आयत है, त्रिभुज है, वृत्त है, वर्ग है। ये सारी की सारी आकृति क्या है? समतलीय आकृतियाँ हैं। और एक समतल में अनंत अनंत बिंदु और अनंत रेखाएं होती है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था समतल के बारे में? फिर एक वक्र तल, एक टेढ़ा मेढ़ा तल, जैसे कि दीर्घवृत्त है। ये सारे के सारे कहने का मतलब एक ऐसा तल जिसका सिरती का नहीं हो। ये देखो, इसका सिरती का है क्या? नहीं। उनमें देखो आप, तीका भी होता था और तीका नहीं भी होता था, लेकिन इनमें पर्टिकुलर एक दीर्घवृत्त है, तो इनमें तीका सिरा नहीं होगा। उनमें होता भी था और नहीं भी होता था। जैसे वृत्त में नहीं होता था, लेकिन वर्ग है, आए थे, उनमें होता था। तो ये तो था हमारा वक्र तल के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा था बिंदु के बारे में। बिंदु क्या होता है? कि एक समतल में स्थित एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नगण्य हो। कहने का मतलब एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। वो क्या होती है? कि समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। और रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था किरण के बारे में। तो जब रेखाखंड का एक सिरा अनंत की ओर अग्रसर कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। रेखा रेखा होती है जब रेखाखंड के दोनों सिरों को अनंत की ओर अग्रसर कर लेते हैं तो क्या बनता है? रेखा। तो रेखा बनती है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कोण के बारे में। कोण क्या होता है? कि दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, उनका जो परस्पर झुकाव है वही क्या है? कोण है। उसके बाद हमने कोणों के प्रकार में आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? कि जिसमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उसके बाद में शीर्ष अभिमुख कोण। फिर दो रेखाएं अगर तिर्यक रेखा आपस में काटती है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर पूरक कोण, कोटिपूरक या फिर अनुपूरक, दो कोणों के योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? पूरक, अनुपूरक या फिर कोटिपूरक। उसके बाद में हमने पढ़ा था संपूरक या परिपूरक। दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें संपूरक या परिपूरक कोण कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था कोणों के बारे में। एक वो दो समांतर रेखा उन्हें तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण कैसे बराबर होते हैं, एकांतर कोण कैसे बराबर होता है। संगत कोणों का योग 180, मतलब अंत कोणों का योग 180 डिग्री, 22 कोणों का योग भी 180 डिग्री। फिर हमने पढ़ा था कोणों का प्रकार। माप के आधार पर न्यून कोण 90 से छोटा, 90 के बराबर समकोण, 90 से बड़ा अधिक कोण, और सरल कोण 180 डिग्री, और 180 डिग्री से बड़ा प्रतिवर्ती कोण, और 360 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है? पूर्ण कोण कहलाता है। ऐसे हमने डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में। तीन भुजाओं से घिरी, तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के 22 कोणों का योग 360 डिग्री। ऐसे हमने पढ़ा था। और त्रिभुज में टोटल कितने अवयव होते हैं? 6 अवयव, 3 कोण और 3 भुजाएं। पढ़ो आप। त्रिभुज पर आधारित है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। यह प्रमेय क्या कहता है? कि जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा है, इसके समांतर अगर मैं कोई रेखा खींचूं, जैसे ये खींची मैंने रेखा, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को स्पर्श करती है। आप देखो, इन दोनों शेष भुजाओं को स्पर्श कर रही है। ठीक है, कर रही है। ये मानो त्रिभुज है ए बी सी, और इस बी सी भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींची डी ई, और जो शेष भुजाओं को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो जो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय है वो कह रहा है अगर वो स्पर्श करती है तो वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। कहने का मतलब ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी। ये भुजा बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये। तो ये समान अनुपात हुआ कि नहीं हुआ? इस भुजा का अनुपात लोगे
और इस भुजा का अनुपात लोगे, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को स्पर्श करे तो वह उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहला तो ये आपके एग्जाम में सवाल हो सकता है, ऐसे त्रिभुज बना के, ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का कथन है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के कथन से ऐसे 4-5 ऑप्शन दे दी जाए। तो पहला तो ये। दूसरा है कि जब आप इसे एक जोड़ोगे इसके दोनों तरफ तो आपको मिलेगा, या तो आप पूरा ऐसे कह दो या फिर ए बी बट्टा कह दो, कौन, ए डी, वो बराबर होगा किसके, ए सी बट्टा ए के, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा है कि ऐसा नहीं हो तो ए बी के बट्टों में कौन आ सकता है, डी बी आ सकता है, ए बी बट्टा डी बी बराबर ए सी बट्टा ई सी। कैसे भी, ये कैसे प्राप्त हुआ, इनमें आपको एक एक जोड़ेंगे आप, फिर इनको उल्टा करेंगे, एक जोड़ने पर तो ये प्राप्त होगा, अगर आप इनको उल्टा करके एक जोड़ोगे तब आपको ये प्राप्त होगा। ये भी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के कथन है। इस पर कैसे सवाल आएंगे, देखो ऐसे आपको एक कोई कहेगा एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी जिसकी बीसी भुजा के समांतर रेखा है डीई, तो ये बना दो बीसी भुजा के समांतर रेखा डीई। और प्रश्न में दे रखा होगा कि एडी का मान 2 है, डीबी का मान 3 है, एई का मान 4 है, तो इसी का मान बताओ, ऐसे आपको प्रश्न में दिया गया होगा। फिर आपको यहाँ लगाना है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय बीपीटी। तो ये क्या कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को स्पर्श करती है तो वह उन्हें समान अनुपात में तोड़ती है। इस प्रमेय से एडी बट्टा डीबी बराबर होता है किसके, एई बट्टा ईसी के। तो आप कहोगे एडी का मान 2 है, डीबी का मान 3 है और एई का मान 4 है और ईसी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फिर आप कराओ वज्र गुणा, तो करा दो वज्र गुणा, आप कहोगे 2 गुणा ईसी बराबर क्या होगा, 4 गुणा 3। हमें तो सही किसका मान, ईसी का मान, 2 इसके गुणों में तो बराबर के उस तरफ जाते ही भाग में, तो ईसी बराबर 4 गुणा 3 बट्टा 2, यानी कि ईसी बराबर 2 का भाग 2 में 1 बार और 4 में 2 का भाग 2 बार। आप कहोगे ऊपर रहा 2 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऐसा आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, उसमें से हो सकता है 3 दूसरे कोई 3 दे दे, ये पूछ ले, फिर ये पूछ ले, ऐसे ही। तो कोई सा भी पूछेगा तो आपको 3 दे देगा और एक चौथा पूछेगा, तो उसके लिए आपको आना चाहिए बीपीटी प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। अगला देखो, अगला एक कल की क्लास का एक हमारा प्रश्न था, हमने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में, पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं वापस। देखो हमने एक त्रिभुज के बारे में बता कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। फिर केंद्र क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, शॉर्ट रिवीजन है ना, केंद्रक व माध्यिका। हमने कहा कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा, इसका मध्य बिंदु ये है, डी है, इसका मध्य बिंदु ई है, इसका मध्य बिंदु एफ है। तो त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु ये मिलाया और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु ये मिलाया, तो ये जो रेखा आपने खींची थी ना, ये क्या है, माध्यिका है। तो फिर केंद्र कौन है, केंद्र इन माध्यिकाओं का संगमन बिंदु है। ये देखो जहां से ये तीनों माध्यिकाएं, एक ऐसा बिंदु जहां से ये तीनों माध्यिकाएं गुजरती है उसे क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने इसके बारे में सबसे पहले पढ़ा था कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2 भाग ऊपर रहेगा और 1 भाग नीचे रहेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि माध्यिकाओं से संगमन से बने त्रिभुज का अनुपात 6:1। उसके बाद में त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जिस त्रिभुज का निर्माण होता है उसका अनुपात होता है 4:1। उसके बाद में हमने पढ़ा था जब हम केंद्र को शीर्ष से मिलाते हैं तो बने त्रिभुजों का अनुपात 3:1। फिर मैंने एक आपको कहा था कि इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे और ये केंद्र है, तो जो त्रिभुज बनेगा तो उसका अनुपात होता है 12:1। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था क्या कि जो माध्यिकाओं का योग है उसका 4 गुना, माध्यिका जैसे ए डी प्लस बी प्लस सी एफ, 4 गुना बड़ा होता है त्रिभुज की भुजाओं के योग के 3 गुणों से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, ये सी ए। तो मैंने कहा ये जो माध्यिका है ए बी, ए डी, बी और सी एफ, इनका आप योग करो, फिर इनका 4 गुना करो, फिर आप भुजाओं को जोड़ो और उनका 3 गुना करो। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है भैया ना। तो माध्यिकाओं के योग का 4 गुना बड़ा होता है भुजाओं के योग के 3 गुना से। फिर
उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके बारे में क्या, कि अगर इन माध्यिकाओं को मैं बाहर लूँ, जैसे मैंने कहा ये माध्यिका लिया है मैं कौन, AD, ये माध्यिका लिया है कौन में, BE, ये माध्यिका लिया है कौन में, CF। तो इनसे मिलकर अगर मैं त्रिभुज बनूंगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना, वो मूल त्रिभुज का 3/4 होगा, गुणा मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो पहले त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल का 3/4 गुणा होगा। उसके बाद में हमने पढ़ी थी माध्यिका की लंबाई। कैसे ज्ञात करते हैं माध्यिका की लंबाई, जैसे ये ABC कोई त्रिभुज है ABC, जिसकी इसकी भुजा की लंबाई A है, दे रखी होगी प्रश्न में, इसकी कोई B दे रखी होगी, इसकी कोई C दे रखी होगी। और अगर आपको पूछा होगा AD माध्यिका की लंबाई, AD माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई, तो AD माध्यिका की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 अंडरवुड, जो सामने एक बार उसे गायब कर लो, जो दूसरी तरफ है ना उन भुजाओं के 2 गुणे का वर्ग करो, तो ये है भुजाओं के योग के 2 गुणे का वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ दो और उसमें से घटा दो सामने वाली भुजा का वर्ग। जैसे आप कहोगे ये तो है AD, अगर आपको पूछी जाए किसकी BE की, अगर BE माध्यिका की लंबाई पूछ जाए तब आप 1/2 वर्गमूल, इसको तो एक बार आप रहने दो, फिर इन दोनों के 2 गुणा करके वर्ग करो, तो 2A² प्लस 2C² और माइनस B²। तो भुजाओं की लंबाई आपको प्रश्न में दे रखी होगी, सीधा इसमें मान रखना और माध्यिका की लंबाई आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार केंद्रक और माध्यिका के बारे में सवाल बन के आते हैं, या तो एक इसकी परिभाषा से कोई कथन उठा लेगा या फिर ये अनुपात आपको ध्यान रखना है। अगला हमने पढ़ा था किसके बारे में, अगला पढ़ा था हमने लंब केंद्र और शीर्ष लंब के बारे में। लंब केंद्र पढ़ा और पढ़ा शीर्ष लंब पढ़ा था हमने। लंब केंद्र और शीर्ष लंब के बारे में क्या होता है शीर्ष लंब, कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, क्या आपने लंब डाला, इससे सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, इससे सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। ये तो हो गई शीर्ष लंब की परिभाषा। फिर लंब केंद्र क्या होगा, कि जो शीर्ष लंब है उनका जो संगमन बिंदु है, कहने का मतलब शीर्ष लंब त्रिभुज में, तीनों शीर्ष लंब त्रिभुज जहाँ एक बिंदु से गुजरेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। और लंब केंद्र को दर्शाते हम किससे, O से, और तो सेंटर। अब इस पर कैसा प्रश्न बनेगा, एक तो इसकी परिभाषा याद रखनी है आपको, दूसरा बनेगा तो ऐसे बनेगा कि ये कोई त्रिभुज है ABC और आपको पूछेगा O इसका क्या है, लंब केंद्र है, तो कोई इसका मान दे देगा, जैसे 60 डिग्री है तो BOC का मान पूछेगा। और मैंने कल भी कहा जब O लंब केंद्र होता है और अगर आपको BOC ज्ञात करना है तो 180 में से कोण A को घटाना होता है। आप कहोगे 180 माइनस कोण A का मान कितना है 60, यानी कि 120 डिग्री। ऐसे कोण वाले प्रश्न इससे बनते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कौन सा, उसके बाद पढ़ा था हमने अंतः केंद्र और कोणों का अर्धक। अंतः केंद्र तथा कोणों का अर्धक, अंतः केंद्र तथा कोणों का अर्धक। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये कोई त्रिभुज है ABC, यहाँ इस बने कोण का अर्धक, मतलब इस कोण को समान 2 भागों में बांटती हुई एक रेखा, वो उसकी क्या कहलाएगी, कोण अर्धक कहलाएगी। इसकी कोण अर्धक ये है, इसकी कोण अर्धक ये है, कहने के लिए समान। जैसे इसका मान है 40 डिग्री तो ये 20 और 20, जैसे इसका मान है 60 डिग्री तो ये 30 और 30, जैसे इसका मान है 80 डिग्री तो ये 40 और 40। तो इस प्रकार से कोण अर्धक होता है कि शीर्ष बने कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी कोण अर्धक कहलाएगी। और जो कोण अर्धकों का संगमन बिंदु है वो क्या है, अंतः केंद्र है। तो इस पे 2-3 स्थितियां पढ़ी थी हमने अलग, कि अगर ये ABC त्रिभुज है और इसे हम I से दर्शाते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, अंतः केंद्र है। अगर इसका अर्धक ये है BI और कोण C का अर्धक है CI, तो ये कोण BIC आपको पूछा जाता है, तो मैंने कहा आपको करना है 90 प्लस कोण A/2। और अगर बाह्य अर्धक हो तब आपको BIC पूछे तब आपको करना है 90 माइनस कोण A/2। एक का बाह्य और एक का सीधा अर्धक हो तब आपको करना है कोण BIC का मान पूछे तो डायरेक्ट कोण A/2। ऐसे इन पर आधारित प्रश्न आते हैं। अगला हमारा पढ़ा हमने किसके बारे में, और इसमें ये भी पढ़ा था कि इसमें एक अंतःवर्त होता है। क्या होता है, अंतःवर्त होता है। तो अंतःवर्त है इसका मतलब ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या और ये भी इसकी त्रिज्या। आप देखो कि ये इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, त्रिज्या समान होती है। तो ये कहाँ से समान है, त्रिज्या देखो यहाँ समान है, ये परिधि कहाँ पर है, वर्त की भुजा पर है, तो इसके अंदर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या सबकी समान है, तो ये अंतः केंद्र कहाँ से समान दूरी पर हुआ,
अंत्य केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर भी है। ये क्या है? त्रिभुज की भुजा है। अगला हमने पढ़ा कौन सा? परिकेंद्र के बारे में। परिकेंद्र तो क्या होता है? परिकेंद्र, परिकेंद्र तथा भुजाओं का अर्धक, भुजाओं का अर्धक, भुजाओं का अर्धक या भुजाओं का समद्विभाजक, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने ना। तो ये कोई त्रिभुज है एबीसी, एबीसी। इस त्रिभुज में क्या होगा कि इस भुजा से सामने वाली भुजा पर अगर आप लंब डालोगे तो इस भुजा का समद्विभाजन हो जाएगा, समान दो भागों में। इससे डाला, इसको समान दो भागों में बांटा, इससे डाला, इसको समान दो भागों में बांटा, तो ये हो गए भुजाओं का अर्धक या फिर भुजाओं का समद्विभाजक, भुजाओं का समद्विभाजक, भुजाओं की समद्विभाजक रेखाएं। ये सारी की सारी क्या है? भुजाओं की समद्विभाजक रेखाएं, जो सामने वाली भुजा पर भुजा को समान दो भागों में बांट रही है। तो इनका जो भुजाओं के समद्विभाजकों का जो संगमन बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा? परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र पर सवाल कैसा बनेगा? ऐसे, इसे हम आर से दर्शाते, तो ये ऐसे ए बी सी कोई त्रिभुज है और आर इसका परिकेंद्र है, तो आपको पूछेगा ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो ये तो सीधा सिंपल है। अगर आपको पूछे बी आर सी कोण अगर आपको ज्ञात करना है तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ कोण है। अगर आपको ये दिया है तो उसका आप दुगुना कर दो, सीधा आपको बी आर सी कोण मिल जाएगा। इस पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखना, एक ऐसा, ये कोई त्रिभुज होगा ए बी सी, अगर ये आपको कहे ये है शीर्ष लंब, ये क्या है? शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, और ये आपकी क्या है? कोण अर्धक के समद्विभाजक, कोण अर्धक रेखा है, कोण अर्धक। और आपको प्रश्न में ये वाला कोण जैसे ए दिया है और ये वाला कोण आपको बी दिया है और ये वाला कोण आपको पूछा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि कोण बी माइनस कोण ए बट्टा 2, तब आपको कोण ए, इसको मतलब डी मान लो, इसका ना डी ए ई मान लो, तो डी ए ई कोण आपको मिल जाएगा। कब? कि जब एक त्रिभुज होगा उसमें ये शीर्ष लंब होगा, सामने वाली भुजा पर लंब होगा, और ये कोण अर्धक होगा, मतलब इस कोण को समान दो भागों में बांटती हुई रेखा होगी। तो उस स्थिति में अगर आपको ये वाला पूछे कि डी ए ई का मान, तो बड़े में से छोटे को घटा के 2 का भाग दे देना। आप ऐसा याद रखना, बड़े में से छोटे को घटा के 2 का भाग दे देना। अब यहाँ तो पता नहीं चल रहा है ए और बी में, और संख्या होगी तो हमें, और कोणों का माप होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो इस पर आधारित है हमारा ये अगला सवाल। इस सवाल को करवाने के लिए मैंने आपको पहले उन सब चीज़ों से लिंक किया था कि क्या होता है शीर्ष लंब, क्या होता है अर्धक, क्या होता है भुजाओं का समद्विभाजक, ऐसे ही। तो आप कहोगे यहाँ पूछा है किसका मान? पी ए क्यू का मान, मान लो ये रखा था पी और यहाँ क्यू, पूछा है पी ए क्यू का मान। मैंने कहा जब ये तो प्रश्न में दिया है ए पी क्या है? ए पी ए बी सी में ए पी बी ए सी का समद्विभाजक है, देखो दे रखा है समद्विभाजक, और ए क्यू बी सी पर लंब है, ए क्यू बी सी पर लंब है, तब आपको ये ए क्यू मानो ये पी मानो, कोई बात नहीं भाई, ये लंब है 90 डिग्री बनाया तो ये ठीक है। तो पूछा कौन सा कौन है? पी ए क्यू का मान। तो मैंने कहा बड़े में से छोटा, बड़ा कौन है? 75, उसमें से घटा दो छोटा 35, भाग दे दो 2 का। आप कहोगे कौन? पी ए क्यू का मान आ गया 75 में से गए 35, पीछे कितने बचे? 40 बट्टा 2 यानी कि 20 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन है कौन सा? ए ऑप्शन। ऐसे इन प्रश्नों को हल करना होता है। अगला हमारा आता है दी गई आकृति में बी ए सी का मान 30 डिग्री, ठीक है। ए बी सी मतलब कोण बी का मान 50, सी डी ई का मान कितना दे रखा है? सी डी ई का मान दे रखा है 25। पूछा क्या है? ए ई डी, मतलब इसका मान हमें पूछा है, पता नहीं हमें। ये कौन है हमारा? कौन? ए ई डी, बाहर वाला कौन, तो इसका मान पूछा है। तो आप कहोगे मुझे नहीं पता, पर लेकिन इतना जरूर पता है कि जो ए सी बी है वो एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। देखो ए सी बी त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सबसे पहले तो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जोड़ो तो ये हमें कौन मिल जाएगा? आप कहोगे ये तो 30, ये 50 मतलब 80, इसका मतलब इसका मान कितना है? 100 है, तब जाके त्रिभुज बना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब ये 100 है तो ये कितना है? तो करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही प्रश्न से पूछ, ये 100 है तो ये कितना है? एक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तो 100 हो गया, इसका मतलब ये कितना रहा होगा? 80 रहा होगा, तब इनका योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। या फिर सीधा ऐसे कि अगर ऐसा एक पर में भी है एक ए बी सी कोई त्रिभुज है, अगर आप इस भुजा को आगे बढ़ाते हो तो ये जो 22 कोण बनता है ना, ये 22 कोण दो अंतराभिमुख कोण, ये पास वाला नहीं दूर वाले अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो आपने त्रिभुज बनाया इसका ये 22 कोण है, 22 कोण ही तो है,
तो इसका मान देखो, अंतराभिमुख कोणों को जोड़ो, 30 और 50 कितने हो गए 80। तो ऐसे भी आपको क्या मिल गया 80 मिल गया। ठीक है, ये 80 ये 25। अब ये भी तो एक त्रिभुज है। आप कहोगे कि ई सी डी भी क्या है त्रिभुज है, ई सी डी। तो इस ई सी डी त्रिभुज है, इसका मतलब इसके तीनों कोणों की कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आप कहोगे 80 तो ये पड़ा, 25 ये पड़ा है, यानी कि ये तो कितना पड़ा है 105 डिग्री पड़ा है। टोटल योग कितना होता है 180। इसका मतलब ये कितना रहा होगा 75 डिग्री रहा होगा। तब इन तीनों को जोड़ोगे तो योग 180 डिग्री बनेगा और तभी ये क्या बन पाएगा, एक त्रिभुज बन पाएगा। अब ये देखो, एक रेखा के एक ही तरफ बने कोण, एक तो 75 है, तो एक कितना होगा, एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एक ही तरफ तो 180 कब होगा 75 तो ये है, इसका मतलब ये 105 रहा होगा, तब 125 होगा। या फिर आप ऐसा भी छोड़ो, आपने 2 कर दिया ज्ञात, तो मैंने अभी अभी बताया ये कि त्रिभुज की ये ऐसा त्रिभुज है, एक भुजों का आपने बढ़ाया तो बनने वाला 22 कोण दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंतराभिमुख कोण कौन है 80 और 25, तो 25 और 25 को जोड़ो कितना आएगा 105 आएगा। तो ऐसे आप इस वाले प्रमेय से भी कर सकते हो, और त्रिभुज का जो मेन प्रॉपर्टी है मैं तीनों कोणों की 180 डिग्री, उससे भी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो आंसर आ गया हमारा 105 डिग्री। अगला हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है कि 4 रेखाखंडों से घिरी एक बंद आकृति होती है। 4 रेखाखंडों से घिरी एक बंद आकृति होती है। ये मान लो ए बी सी डी। तो चतुर्भुज होता है 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति। ठीक है, अब चतुर्भुज में कुल कितने अवयव होते हैं, तो चतुर्भुज में कुल अवयव होते हैं हमारे 10 अवयव। कौन कौन से देखो, 4 तो भुजाएं और 4 ही कोण और 2 विकर्ण। ये 4 भुजाएं होगी, 1 2 3 और 4, और ये 4 क्या हो गए कोण हो गए, और ये 2 हो जाते हैं विकर्ण। तो कुल कितने अवयव होते हैं 10 अवयव होते हैं। और एक चतुर्भुज के निर्माण के लिए कम से कम कितने अवयव की आवश्यकता होती है, 5 अवयव की आवश्यकता होती है। वो 4 भुजाएं 1 कोण हो सकता है, 3 भुजाएं 2 कोण हो सकते हैं, 4 भुजाएं 1 विकर्ण हो सकता है। ऐसे हो कम से कम कितने की आवश्यकता होती है, 5 अवयव की आवश्यकता होती है। फिर चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो उनका योग होगा वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। और चतुर्भुज के सभी 22 कोणों का योग, और वो भी कितना होगा 360 डिग्री होगा। मतलब अंदर वाले सभी कोण जोड़ोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, ये वाला, मतलब ये पूरा है, ये और ये, तो योग कितना होगा 360 डिग्री। और 22 कोण जोड़ोगे तो भी योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। ये तो थी हमारी चतुर्भुज के बारे में बातें। अब चतुर्भुज के उदाहरण, तो सारे चतुर्भुज के उदाहरण आपको पता है। वर्ग भी एक चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, सक्रिय चतुर्भुज है, पतंग है। ये सारे के सारे हमारे क्या है चतुर्भुज है। मतलब ये ऐसी आकृतियां हैं जो 4 रेखाखंडों से घिरी है और बंद है। अब इन सभी की अलग अलग विशेषताओं को हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में दिया है समतलीय आकृतियों की विशेषताएं। तो सबसे पहले या दे रखोगे ना 1 बाय 1 ऐसे वर्ग के बारे में। वर्ग या नहीं कोई वर्ग, ये रहा देखो वर्ग, ये बन गया वर्ग। हाँ, क्या होता है वर्ग, देखो ये ए बी सी डी वर्ग की विशेषता। सबसे पहले तो यही है कि ये 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होती है। फिर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर या समान होती है, चारों भुजाएं बराबर कैसे, आपने कहा ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2, ये भी 2, 4 है ये तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 होती है। अगला हमारा आता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। भाई 4 भुजाएं बराबर है तो ये 4 भुजाएं बराबर ऐसे दर्शा दी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आप देखो यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, जोड़ दो 90 90 180 और 90 270 और 90 360। और अभी अभी मैंने कहा था चतुर्भुज के अंतःकोणों की कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 360। और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगली बात आती है वर्ग के विकर्ण के बारे में। आपने कहा ये वर्ग का विकर्ण डायगोनल, ये डायगोनल। अब इनकी खास बात क्या है कि विकर्ण बराबर होते हैं। सबसे पहले तो विकर्ण
बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब जो ए डी बी है वो बराबर होगा किसके, ए सी के। दोनों विकर्ण परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं या 90 डिग्री पर काटते। विकर्ण देखो, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित होने का मतलब है कि विकर्ण आपस में परस्पर कितने डिग्री कोण पर काटते हैं, 90 डिग्री कोण पर। देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, और समद्विभाजित होने का मतलब है समान दो भागों में बढ़ते हैं। तो परस्पर विकर्ण लंब और समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। अगला है वर्ग। तो वर्ग है ना, वर्ग आयत हो सकता है, ऐसे आप कह सकते हो कि वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। वर्ग सम चतुर्भुज हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है। वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है, और वर्ग समलंब चतुर्भुज हो सकता है। और वर्ग क्या हो सकता है, समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है। तो आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा कि वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, हाँ होता है, लेकिन आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग नहीं होता है। तो वर्ग के पहले वर्ग आएगा और कहेगा विशेष प्रकार का आयत होता है, विशेष प्रकार का समचतुर्भुज होता है, विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, और विशेष प्रकार का समलंब चतुर्भुज होता है। तब आपको कहना हाँ ये सारी बातें सही है, लेकिन ये वो जरूरी नहीं है। अब एक के बारे में पढ़ेंगे, आयत तो वैसे भी नहीं होता है, बताते रहेंगे कौन किस में बदलता है। तो ये थी हमारी वर्ग के बारे में बातें इतनी। चार भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, विकर्ण बराबर होते हैं, और विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। अगला हमारा है कौन, समचतुर्भुज। अगला है समचतुर्भुज। देखो समचतुर्भुज के बारे में, ये देखो बराबर बनना चाहिए ना, बन जाएगा। क्या हो गया, देखो आपको ये है, ये बी है, ये सी है, डी है, कैसे भी लिखो बोले, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये समचतुर्भुज है, तो इसकी भी खासियत है ये चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। चारों भुजाएं कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। दूसरा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, आपको दिख ही रहा है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। अब 90 डिग्री होता कब होता है, 90 डिग्री मतलब जैसे यूँ कोई आकृति आपको ऐसी दिखती सीधी, अब क्या है ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये कोई भी नहीं है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। अगली इसकी विकर्ण के बारे में बात आती है, तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। देखो छोटा बड़ा दिख भी रहा है, तो विकर्ण समान नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते, नहीं होते हैं। अगला हमारा जाता है, तो विकर्ण परस्पर क्या लंब समद्विभाजित करते हैं, नहीं, विकर्ण परस्पर लंब तो नहीं काटते, लेकिन समद्विभाजित जरूर करते हैं। तो लिख दो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं, मतलब समान दो भागों में बढ़ते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर काटते नहीं है। 90 डिग्री पर किस में काटते हैं, वर्ग में। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अगली इसके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि समचतुर्भुज क्या हो सकता है, तो लिखो समचतुर्भुज हो सकता है। देखो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है और समलंब चतुर्भुज हो सकता है। आपके एग्जाम में ऐसा कोई कथन आ गया कि समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, हाँ सही है। समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार का समलंब चतुर्भुज होता है, सही है। लेकिन समलंब चतुर्भुज एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज नहीं होता है। ऐसे इन प्रश्नों का हल होता है। अब एक और है इसके बारे में बात, अगर मानो इसके विकर्ण की लंबाई d1 है और ये इसकी d2 और भुजा कोई a है, तो इन विकर्ण की लंबाई और भुजा के मध्य एक संबंध है। वो संबंध इस प्रकार है, 4a² बराबर d1² प्लस d2²। कहने का मतलब विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है। विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है, किसमें, समचतुर्भुज में। तो इस पर ऐसा आपको हो सकता है एग्जाम में सवाल आ जाए, विकर्णों के माप दे दिए जाए और आपको मतलब समचतुर्भुज की भुजा पूछी जाए, तो आप ऐसे इस अगर आपको ये संबंध याद होगा तो आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाओगे। अगला हमारा है आयत। अगला किसके बारे में, आयत के बारे में। देखो ये देखो आयत, आयत क्या होता है, ये भी 4 भुजाओं से गिरी या 4 रेखाखंडों से गिरी बंद आकृति होती है, ठीक है। 4 भुजाएं, 4
भुजाओं से घिरी बंद आकृति। वैसे समतल आकृति है तो बंद तो है ही, बंद आकृति। आप चारों भुजाएं की खासियत क्या है, जैसे वर्ग में और समचतुर्भुज में हमने पढ़ा था चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसमें चारों समान नहीं होती है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं कैसे, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये 5 तो ये 5, ये 4 तो ये भी 4, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है किसमें, आयत में। और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अगला इसके विकर्ण के बारे में, तो इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण समान होते हैं या बराबर होते हैं, समान कहो या फिर आप कह दो बराबर होते हैं। एक मिनट है, हाँ, तो विकर्ण समान होते हैं। और अगली विकर्ण के बारे में एक और बात है ना, वहाँ पे वो समद्विभाजन वाली, तो इसमें भी विकर्ण क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित होते हैं, मतलब समान दो भागों में बंटते हैं, लेकिन 90 डिग्री कोण पर नहीं काटते हैं। तो सीधा इतना ही लिख दो, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ये तो थी हमारी इतनी बात आयत के बारे में, यही थी। फिर अगली स्पेशल केस के आयत क्या हो सकता है, तो आयत है ना, वो आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। और आयत एक विशेष प्रकार का समलंब चतुर्भुज भी होता है। तो याद रखना है आपको, आयत क्या क्या हो सकता है, इसमें से भी कथन आ सकता है। अगला है, अगर कोई आयत है और आयत के आप क्या करो, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओ, ये वाली भुजा मध्य बिंदु, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो इनको आप मिलाओगे तो जो आपको आकृति बनेगी, ज्यामितीय आकृति या जो चतुर्भुज बनेगा, वो होगा आपका क्या, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्यू आर एस तो क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। जब आप इन्हें मध्य, क्या लिख दिया, मुख्य बिंदु लिख दिया, मध्य बिंदु, ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु को जब आप मिलाओगे तो जो ज्यामितीय आकृति या जो चतुर्भुज बनेगा वो आपका होगा समचतुर्भुज। पी क्यू आर एस क्या बनेगा, एक समचतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। अगला आयत पर एक ऐसा भी प्रश्न आता है, जैसे ये कोई आयत है, सारी बातें एक साथ लिख देते हैं ना, ए बी सी डी, और इसके विकर्ण परस्पर मान लो कहाँ, क्यू पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं, क्यू पर ही बांटते हैं, ठीक है। तो जो ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर है वो बराबर होता है बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर के, मतलब इसका योग प्लस इसका योग बराबर इसका योग प्लस इसका योग, क्योंकि विकर्ण भी तो परस्पर क्या होते हैं, समान लिखा मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको इसका मान दे देगा, इसका दे देगा, इसका दे देगा, इसका पूछा जाएगा आपसे और कहेगा ए बी सी डी क्या एक आयत है, तब आपको ये वाला संबंध वाला सूत्र लगाना है, ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर बराबर बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। तो ये तो सारी बातें थी हमारी किससे संबंधित, आयत से। अगला देखो एक और इसमें पढ़ लेते हैं हम, कौन सा, आयत के बाद आता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। देखो क्या होता है समांतर चतुर्भुज की, ऐसी ज्यामितीय आकृति, ले लेते हैं इसमें से भाई, ये रहा, ये देखो ऐसे लगना चाहिए समांतर चतुर्भुज की तरह ही। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ए बी सी डी, इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती है। और क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिस प्रकार से आयत में होती है उसी प्रकार से आमने सामने की भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर, कहने का मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। उसके बाद में हमने पढ़ा था विकर्ण, तो विकर्ण परस्पर समान नहीं होते, विकर्ण परस्पर समान नहीं होते, परस्पर समान नहीं होते। अगला हमारा क्या था इसके बारे में, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं दिख रहा है आपको,
प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता और विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। लंबवत तो नहीं काटते, लेकिन समद्विभाजित जरूर करते हैं, मतलब समान दो भागों में जरूर बांटते हैं। तो लिख दो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। और यही था हम पढ़ रहे थे, ये क्या हो सकता है, तो समांतर चतुर्भुज है, वो हो सकता है हमारा क्या, समलंब चतुर्भुज हो सकता है, केवल समलंब चतुर्भुज। एग्जाम में सवाल आएगा कि समांतर चतुर्भुज एक विशेष प्रकार का समलंब चतुर्भुज होता है। हाँ सही है, लेकिन समलंब चतुर्भुज एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। अगला हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, भुजाओं का एक यहाँ पे था, ये रहा, जैसे आप देखो कि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, ए बी सी और डी। आप कहोगे इसमें क्या है कि ये भुजा देखो, ये देखो समांतर है कि नहीं, ये वाली और ये वाली, ये दो ऐसी भुजाएं जो देखो आपस में कभी काट एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो दो ऐसी रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, उन्हें क्या कहा जाता है, समांतर कहा जाता है। तो ये दोनों ऐसी भुजाएं जो क्या एक दूसरे के समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। और क्या बात है इसके बारे में, बस लिख दो इसमें, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, समांतर होता है। तो एक जोड़ा समांतर है, और वो कौन सा है इसमें देख लो आप कि ए बी समांतर है किसके, डी सी के। ए बी और डी सी परस्पर क्या है, समांतर है एक दूसरे के। अगला इस पर एक दो प्रश्न बनते हैं ऐसे कि असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं। तो ये मान ला यहाँ कोई बिंदु है कौन, ई, और यहाँ कोई बिंदु एफ। तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, तो उनके बीच की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, ऐसे ऐसे लिखो, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई या रेखाखंड की लंबाई, मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई। बिंदु को मिला रहे तो एक निश्चित रेखाखंड होगा, तो उसकी पूछेगा आपको लंबाई, रेखाखंड की लंबाई। तो फिर वो क्या होती है कि जो समांतर भुजा है उनका योग करो। समांतर भुजा की लंबाई कितनी, इसकी मान ला ए बी है और इसकी मान लो क्या है, सी डी है, तो उसमें भाग दे दो आप 2 का। तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई क्या होती है कि समांतर भुजाओं का योग बटा 2, यानी कि समांतर भुजाओं के योग की क्या होती है, आधी होती है। अगला है जब इसके विकर्ण है, जैसे ये कोई एक विकर्ण है और दूसरा, अब इन विकर्णों के मध्य बिंदु को, मान लो विकर्ण का मध्य बिंदु ये था और इसके ये था, तो विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई, जैसे जी और एस। तो अगली लाइन यहाँ पे लिख देते हैं ना, विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई, तो विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई होती है ना, वो समांतर भुजाओं का अंतर यानी कि ए बी माइनस सी डी की आधी होती है। समांतर भुजाओं के अंतर की क्या होती है, आधी होती है। और असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई समांतर भुजाओं के योग की क्या होती है, आधी होती है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो, और इसके सारे मतलब पहले चतुर्भुज के प्रकार पूरे एक साथ कर लेते हैं, और है ना। उसके बाद हमारा आता है कौन सा, सक्रिय चतुर्भुज। सक्रिय चतुर्भुज क्या होता है, सक्रिय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष एक वर्त पर स्थित हो, जैसे ये कोई वर्त है। अब इस पर अगर शीर्ष स्थित होगा, जैसे ये है, या आपने मान लिया ये ए बी सी डी, सक्रिय चतुर्भुज यानी कि शीर्ष वर्त पर स्थित हो। शीर्ष, चारों शीर्ष कहाँ स्थित हो, वर्त पर स्थित हो। तो देखो आप ए बी सी डी चारों शीर्ष से जो वर्त की परिधि पर स्थित है, तो ये क्या है, एक सक्रिय चतुर्भुज है। अब सक्रिय चतुर्भुज के बारे में खास बात यह है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है ना, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। अब मैंने लिखा क्या
कि सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। और हमने पढ़ा है संपूरक कोण कैसे होते हैं, दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री हो। तो आप कहोगे कोण ए प्लस कोण सी का मान योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये भी तो सम्मुख कोण है और वो भी क्या होंगे संपूरक होंगे। तो आप कहोगे कोण बी प्लस कोण डी, इसका योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसी आकृति दे दे या फिर प्रश्न में कह दी जाए सक्रिय चतुर्भुज है तो उसका ये कोण ये है नहीं ये इतना है, तो फिर दूसरा कोण आपको पूछा जाएगा। तो आपको दोनों को जोड़ के किसके बराबर करना है 180 के बराबर करना है, क्योंकि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं संपूरक होते हैं। ये तो बात थी हमारे सक्रिय चतुर्भुज के बारे में। उसके बाद में आता है पतंग, काइट, पतंग। अब पतंग में क्या होगा कि आसन भुजाओं की लंबाई के जोड़े समान होंगे। कहने का मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, मतलब आसन लंबाई के जोड़े समान होंगे। आसन लंबाई के भुजाओं के जोड़े समान, भुजाओं के जोड़े समान होते हैं। तो हो गया समान, जैसे ए बी सी और डी है तो ये वाला और ये वाला बराबर हो गया और ये वाला बराबर हो गया। तो आसन लंबाई के जोड़े क्या होते हैं समान होते हैं। और इसके विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी लिख दो आप, विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अगली जानकारी लेनी है हमें वृत्त के बारे में। ये तो थे सारे चतुर्भुज के प्रकार, एक दो प्रश्न कर लेते हैं फिर हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। टाइम क्या हुआ अभी, हाँ पढ़ा है। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा चतुर्भुज, चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति। फिर चतुर्भुजों के प्रकार में हमने वर्ग है, आयत है, सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, सक्रिय चतुर्भुज है और पतंग है, इन सभी के बारे में पढ़ा है। और इनके सारे गुणधर्म भी हमने लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि जो समतलीय आकृति होती है उनकी विशेषताएं, तो आपको ये पढ़ना है सारे के सारे ना। इनमें से कोई भी आ सकता है और पिछले सालों में भी आया है, मैं इसमें स्लाइड में लिया है मैंने, वो आप देखना प्रश्न कैसे कैसे आए। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमश 6 और 8 है तो इसकी भुजा की लंबाई होगी। मैंने अभी भी कहा था कि अगर कोई सम चतुर्भुज है, जैसे देखो ये कहा था मैंने, ये सम चतुर्भुज है, क्या कहा था सम चतुर्भुज के बारे में, ए बी सी और डी। मैंने कहा अगर इसके विकर्णों की लंबाई दे रखी हो, ये ए डी, ए सी और डी भी विकर्ण है, तो विकर्ण मैंने कहा ये D1 और ये D1 और ये D2 और ये भुजा ए है, तो मैंने कहा जो 4a² होता है वो क्या होता है D1² प्लस D2² के बराबर होता है। पढ़ा था हमने, क्योंकि कैसा चतुर्भुज है सम चतुर्भुज है। फिर आप कहोगे हमें चाहिए a का मान, तो 4a² बराबर D1 का मान कितना है 6 है और D2 का मान कितना है 8 है, तो रखो D1 यानी कि 6 का स्क्वायर, D2 यानी कि 8 का स्क्वायर। आप कहोगे 4a² बराबर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। आप कहोगे 4a² बराबर 36 प्लस 64 कितने हो गई 100 हो गई, यानी कि 4a² बराबर 100। हमें चाहिए a का मान, तो a² बराबर 100/4 यानी कि a² बराबर 6 में 4 का भाग दे कितनी बार गया 25 बार। और आपने पढ़ा था घातांक के नियम में, अगर घात इस तरफ है और बराबर की उस तरफ भेजनी है तो भाग में चली जाएगी। आप कहोगे a क्या a² है तो उस तरफ जाएगा, तो 25 की घात 1/2 हो जाएगी। और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का वर्ग लिख सकता हूँ, भाई 5 का स्क्वायर होता है 5 की घात 2 लिख सकता हूँ, और इस पूरे की घात कितनी है 1/2। और आपने पढ़ा घातांक के नियम में घात की घात होती है तो घात का हो जाता है गुणा, यानी कि खराब गुणा, 5 की घात 2 गुणा 1/2, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि 5 की घात 1 और उसका मतलब क्या है 5। तो इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम बन सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया, पतंग पढ़ लिया। एक थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देखो, बहुभुज क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति, अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है बहुभुज कहलाती है। जैसे ये सारे आपने पढ़े थे वर्ग आयत, ये सारे के सारे क्या है बहुभुज है। फिर बहुभुज में एक स्पेशल केस कि सम बहुभुज किसे कहेंगे, कि एक ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो, मतलब समान भुजा वाला बहुभुज, समान भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाएगा सम बहुभुज कहलाएगा। अब बहुभुज में सारे जैसे आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है और
समचतुर्भुज है, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन समबहुभुज में कौन आएगा कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो आप कहोगे वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है, तो ये क्या है हमारे समबहुभुज है। अब इनके बारे में एक और स्पेशल बात होती है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, और वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अगर समबहुभुज हो तो समबहुभुज के या सब बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, अगर आपको समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण पूछे, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तब आपको क्या करना है कि 360 में भाग देना है n का, और n क्या है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो अगर आपको समबहुभुज का प्रत्येक कोण पूछे तब आपको 300 प्रत्येक अंतःकोण ध्यान रखना, तो 360 में प्रत्येक, सॉरी पूरा गलत लिख दिया भैया ना जल्दबाजी में, 22 कोण होता है ये ना, ये भी 22 कोण होता है, 22 कोणों का योग होता है इतना फ्लूट का, कोई बात नहीं भाई, 22 कोणों का योग, इसको हटा दो। बहुभुज के 22 कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जैसे आपने पढ़ा था त्रिभुज के 22 कोणों का योग 360, और वर्ग के भी 22 कोणों का योग 360, चतुर्भुज के भी 22 कोणों का योग 360, तो बहुभुज के 22 कोणों का योग तो कितना होता है 360 डिग्री होता है। और समबहुभुज का प्रत्येक 22 कोण, प्रत्येक 22 कोण, तो समबहुभुज का जो प्रत्येक 22 कोण होगा वो क्या होगा 360 बटा n, और जहाँ n होगी भुजाओं की संख्या। और एक समबहुभुज भी तभी होगा जब उसकी मतलब आपको भुजाएं दे रही पूछा होगा क्या समबहुभुज है, तो उसकी जांच करने के लिए आपको 360 में उसका देना है भाग, अगर भाग पूरा पूरा गया तब तो वो क्या होगा समबहुभुज होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। अब अगला है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ये तो था 22 कोणों का योग, और अगला है अंतःकोणों का योग। अब अंतःकोणों का योग अलग अलग है, कैसे कि आपने पढ़ा कि वर्ग के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री किया था हमने, 90 जोड़ा, और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो अंतःकोणों का तो अलग अलग होता है, लेकिन 22 कोणों का क्या होता है समान होता है, तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया सीधा 360 डिग्री, कि अभी त्रिभुज के भी 22 कोणों का योग 360, और वर्ग के भी 22 कोणों का योग 360, आयत के भी सारे चतुर्भुजों के 22 कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो सभी बहुभुजों का हो गया, तो बहुभुजों के 22 कोणों का योग 360, और समबहुभुज का प्रत्येक 22 कोण 360 बटा n। अगला है बहुभुज के अंतःकोणों का योग, तो वो होता है n-2 गुणा 180, n-2 गुणा 180। वेरीफाई कर सकते हो आप, कैसे आपने कहा जैसे मैं वर्ग लूंगा तो वर्ग में n का मान भुजाएं कितनी है 4, तो 4 - 2 कितने रहे 2, 2 गुणा 180 यानी कि 360, तो वर्ग के अंतःकोणों का योग कितना हुआ 360 डिग्री हुआ। अगर आप त्रिभुज के बारे में वेरीफाई करना चाहो तो n का मान रखो 3, क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है 3 भुजाएं होती है, तो आपने रखा 3, तो 3 में से गए 2, पीछे कितने बचा 1, 1 को गुणा कराओ 180 से, तो क्या आंसर आएगा 1 गुणा 180 बराबर 180, और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग भी कितना होता है 180 होता है। अगला हमारा आता है कि समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, जिस प्रकार से आपने प्रत्येक 22 कोण ज्ञात किया, तो उसके लिए क्या किया कि जो 22 प्रत्येक अंतःकोण, तो उसके लिए आपने क्या किया जो 22 कोणों का योग होता है उसमें भाग दे दिया n का, तो प्रत्येक अंतःकोण से तो जो अंतःकोणों का योग है बहुभुज में उसमें भाग दे दो आप किसका n का, तो आप कहोगे n-2 गुणा 180 बटा n। तो आपको ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं भाई, अंतःकोण और 22 कोण वाले, इनमें से प्रश्न हर साल आया आपका, और ऐसा भी प्रश्न आएगा उम्मीद करते हैं ना, ठीक है। अब इन पर आधारित देखो प्रश्न, पहला प्रश्न इन्हीं पर आगे देखो कि किसी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 हो तो प्रत्येक 22 कोण होगा। समबहुभुज का प्रत्येक 22 कोण क्या होता है 360 बटा n, यानी कि n का मान दे रहेगा कितना 9, तो देखो 360 में 9 का भाग कितने हो गई 40, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी 40 हो जाएगी, सॉरी भुजाओं की संख्या नहीं, भुजाओं की संख्या का 9 दे रखी है, और प्रत्येक 22 कोण कितना होगा 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समबहुभुज का प्रत्येक 22 कोण बराबर 360 बटा n होता है। किसी समबहुभुज का प्रत्येक 22 कोण 24 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या होगी, तो दे रखा देखो समबहुभुज का प्रत्येक 22 कोण, समबहुभुज का प्रत्येक 22 कोण, और वो कितना होता है 360 बटा n होता है। अब कहा है प्रत्येक 22 कोण का तो मान दे रहेगा कितना 24,
बराबर 360 बटा n। और पूछी गया है भुजाओं की संख्या n का मान पूछा है। n इस तरफ भाग में, इस तरफ आएगा तो गुणों में। आप कहोगे 24 गुणा n बराबर 360। हमें चाहिए n का मान। 24 किसके गुणों में, तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो n बराबर 360 बटा 24। आप भाग दो n का, तो सॉरी 360 24 का एक बार गया, पीछे बचे 12 जीरो, यानी कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 24 पंजे 120, तो हो गए 15। n का मान कितना आ गया, 15 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। अगला देखो, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। बहुभुज के अंतःकोणों का योग देखो, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना दे रखा है, 540 डिग्री। और बहुभुज के अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या है कि n-2 गुणा 180। बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है, बराबर 540। हमें सही n का मान 180 इसके गुणों में, बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में। आप कहोगे n-2 बराबर 540 बटा 180, 0 से 0 कैंसिल आउट। आप कहोगे n-2 बराबर 54 बटा 18, 18 का एक बार और 54 में 3 बार। तो आप कहोगे n-2 बराबर 3, यानी कि n बराबर 3, 2 स्टेप जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 5, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। यानी कि उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो किसी समभुज में बहिष्कोण और अंतःकोण का अंतर ये है, तो बहिष्कोण, अब बहिष्कोण को कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया बहिष्कोण का x और अंतःकोण को मान लिया y। अंतर ये है, मतलब x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। और किसी भी बहुभुज में बहिष्कोण और अंतःकोण का योग होता है कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, लिखा है नहीं मैंने ना। तो बहिष्कोण में अंतःकोण, मतलब किसी भी बहुभुज में बहिष्कोण और अंतःकोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि अंतःकोण या फिर बहिष्कोण या अंतःकोण दोनों का योग कितना होगा, 180। अगला लिखने इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूछा क्या है, बहिष्कोण तथा अंतःकोण होंगे। तो अब आपको ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो इनको सरल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करो। आप समीकरण 1 में 2 को जोड़ो, आप कहोगे x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 40 प्लस 180। तो y से y कैंसिल आउट, x और x 2x बराबर 40 और 25 कितने हो गए, 220। यानी कि x का मान 220 बट्टा 2 110 डिग्री। 2 इसके गुणों में 2 तरफ गए तो भाग में, x का तो मान कितना आ गया, 110। अब साहब तो इसमें रखो, साहब इसमें रखो। आपको कि मैं इसमें रखूंगा जैसे 2 में, तो आपने कहा x का मान 110 और y का मान मुझे ज्ञात करना है बराबर 180। तो y बराबर 180 और ये हो जाएगा माइनस का 110 बराबर कितना डिग्री, 70 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। और बाई ऑप्शन भी ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। बहिष्कोण और अंतःकोण का अंतर कितना, 40 है, तो ये एकमात्र यही होगा जिसका अंतर कितना है, 40 है। डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे सवालों को, है ना। अगला हमारा आता है क्या, व्रत। आप देखो व्रत क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। व्रत, ये वाला व्रत देखो, व्रत होता है एक निश्चित बिंदु होगा कोई, उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। यहाँ बहुत सारे बिंदु है, तो इन बिंदुओं को जब आप मिलाओगे, मतलब इनका जो रास्ता होगा, बिंदु पथ होगा, वही हमारा क्या है, व्रत है। मतलब निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। मतलब निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। कहने का मतलब ये वाला बिंदु सा, ये वाला इस निश्चित बिंदु से क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। ये 5 है तो ये सारे बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होंगे। तो इनका जो रास्ता है, मतलब बिंदु पथ है, वो क्या कहलाता है, हमारा व्रत कहलाता है। और व्रत में जो निश्चित बिंदु होता है वो हमारा क्या होता है, केंद्र होता है। और जो बिंदु पथ होता है, रास्ता होता है, वो हमारी क्या होती है, व्रत की परिधि होती है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इनकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई जो निश्चित बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। और जो बिंदु पथ होता है वो क्या है, परिधि है। जहाँ बिंदु स्थित होते हैं, जो जहाँ से आप बिंदु का रास्ता ले रहे हैं वो क्या है, परिधि है। फिर केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, रेडियस आर कहलाती है। अगला व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, सबसे पहले तो यही है जीवा। जीवा क्या होती है, देखो परिभाषा आप लिख देना अगले। जीवा होती है जैसे ये कोई व्रत है, तो व्रत पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा,
ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। और एक वर्त में कितनी जीवाएं होती है? अनंत जीवाएं होती है। कितनी जीवाएं होती है? अनंत जीवाएं होती है। अगला हमारा आता है व्यास। क्या आता है? व्यास। व्यास एक ऐसी जीवा होती है जो वर्त के केंद्र से गुजरती है, वर्त के केंद्र से गुजरती है, यहाँ से यहाँ से, तो वो हमारी क्या होती है? व्यास होती है। और व्यास हमेशा देखो केंद्र से गुजरेगी, तो ये है त्रिज्या, ये भी है त्रिज्या। तो व्यास क्या हुआ कि व्यास आप कहोगे अगर मुझे व्यास का मान चाहिए तो r प्लस आर यानी कि 2r। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। और जीवा के वर्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अगली जानकारी वर्त के बारे में देखो क्या होती है, कोणों से संबंधित पढ़े। हाँ, ये कोई वर्त है, ऐसे बन रहा है, सही बनाना है तो यहाँ से बनाते हैं। ये कोई वर्त है वर्त। अब आपको कोण से संबंधित प्रश्न हल करना हो तो वर्त की ये परिधि पर अंतित कोण और ये उसके केंद्र पर अंतित कोण, तो इसका स्टेटमेंट आप लिख देना है ना, बार बार मैं अब क्या लिखूं, क्या है कि वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। आप यहाँ लिख देना कि वर्त के केंद्र पर, ये केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। कहने का मतलब जो कोण BOC होगा ना वो 2 टाइम्स होगा कोण A के, क्योंकि यही तो है शेष परिधि पर बना कोण। अगला है हमारा एक ही वर्तखंड के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। एक ही वर्तखंड के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। कैसे? जैसे आपने कहा ये कोई कोण है, ये कोई कोण है, ये कोण 40 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। या लिख दो या कि वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अंतरित कोण का दुगुना होता है, ये लिख देना। अगला हमारा क्या है? एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अगला देखो, एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अगली जानकारी, जैसे ये कोई अर्धवर्त है, तो अर्धवर्त का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवर्त का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। लिख दो आप, अर्धवर्त का कोण समकोण होता है, का कोण समकोण होता है। अगला है स्पर्शिका। ये कोई वर्त है, इस वर्त पर कोई बाह्य बिंदु है, इससे आप कोई रेखा खींच रहे हो, तो ये वर्त की स्पर्शिका जो इसे स्पर्श करके जाएगी, ये वर्त की स्पर्शिका। तो अगर वर्त पर स्थित किसी बाह्य बिंदु से आप अधिकतम कितनी स्पर्शिका खींच सकते हो? 2 स्पर्शिका है, ऐसे मानो। 2 क्यों? 2 नहीं है ना, इसको नहीं, आप ऐसे याद रखना कि वर्त पर कोई एक बिंदु है, तो एक बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींच जा सकती है? बहुत सारी स्पर्शिका खींच जा सकती है। और बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शिकाएं खींच सकते हैं, और ये दोनों स्पर्शिका बराबर लंबाई में क्या होगी? समान होगी। यानी कि जो P है वो किसके बराबर होगा? PB के बराबर होगा। और ये वर्त का कोई केंद्र O है, फिर ये वर्त की त्रिज्या, ये वर्त की त्रिज्या। हो सकता है आपको कहेगा कि स्पर्शिका परस्पर इतने कोण पर झुकी हुई है, या कहेगा त्रिज्याओं के मध्य कोण ये है तो ये कोण ज्ञात करो। तो आपका ये कोण क्या होगा? दोनों कोण कैसे होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। ये थीटा है तो ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। दोनों कोण क्या होते हैं? हाँ, संपूरक। ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है? लंब होती है। तो इतनी सारी बातें हमारी थी किसके बारे में? वर्त के बारे में, है ना। और देखो, और दिए गए वर्त में x का मान होगा। अब x का मान पूछा है, तो ये कोण 40 डिग्री, तो ये कोण भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। फिर आप कहोगे ये ADC त्रिभुज है, ADC क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 40 प्लस 85 प्लस x, इसका मान होगा 180 डिग्री। 40 और 85 125 प्लस x बराबर 180 डिग्री। आप कहोगे x बराबर 180, उधर गया माइनस का 25, तो x बराबर 180 में से घटाना आपको 25 यानी कि 5, फिर पिछड़ा 7 5 55 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है? C ऑप्शन है। ऐसे इन प्रश्नों को हल करना होता है कि ये दो वर्त एक दूसरे को अंतर स्पर्श करते हैं, तो स्पर्शिकाओं की संख्या देखो। अगर वर्त के अंदर कोई वर्त है, ठीक है, आपको पूछेगा वर्त, और उभयनिष्ठ स्पर्शिका है, उभयनिष्ठ
स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। अब आप कैसे खींच सकते हो, कोई रेखा खींच सकते हो क्या, नहीं होगी। तो वर्त के अंदर वर्त होगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी। अगर ये कोई वर्त है और दूसरा वर्त इसको अंत स्पर्श करता है, अंत से अंदर की तरफ, तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 हो जाएगी। अगला हमारा दो वर्त आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं 1 और 1 यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला हमारा है कि दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, ऐसे ये बाह्य स्पर्श, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 2, मतलब ऐसी स्पर्श खींची जो दोनों को टच कर रही है, 3, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दो वर्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे एक स्पर्श रेखा टच करेगी इसको भी है ना, दूसरी स्पर्श रेखा, और ऐसे भी तो खींची जा सकती है, इसको टच करेगी, और ऐसे भी तो खींची जा सकती है, टच करेगी, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो दो वर्त जब दोनों वर्त के अंदर अंतःवर्त है तब तो 0, कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं। अंत स्पर्श करते हैं तो 1, प्रतिच्छेद करते हैं तो 2, बाह्य स्पर्श करते हैं तो 3, और स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते, दूर दूर है, तब कितनी स्पर्श रेखाएं, 4 स्पर्श रेखाएं होती है। और ऐसा भी आपके प्रश्न में आ जाएगा, दो वर्त, एक और लिख दे इसके बारे में ना, दो वर्त है ऐसे ही, एक इसके अंदर ये है, दोनों का केंद्र समान है, तो ये दोनों वर्त क्या कहलाएंगे, सकेंद्रीय वर्त कहलाएंगे। वर्त 1 और वर्त 2, दोनों वर्त कैसे है, वर्त 1 और वर्त 2 क्या है, सकेंद्रीय वर्त है, दोनों का केंद्र क्या है, समान है, सकेंद्रीय वर्त है। और वर्त के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि समान लंबाई की जीवाएं वर्त से समान दूरी पर होती है, जैसे AB और कोई है CD, समान लंबाई की, जैसे ये 10 है ये भी 10 है, तो ये केंद्र से क्या होती है, समान दूरी पर होती है, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर यही होगी। अगला मतलब ऐसे लिखना, आप अगर लिखना चाहो तो समान लंबाई की जीवाएं वर्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, और वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये कोई जीवा है AB और वर्त का केंद्र O है, इससे आप जीवा पर लंब डाले हो तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है। ठीक है, ऐसे इन प्रश्नों का आप हल कर सकते हो। अगला हमारा आता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई, उभयनिष्ठ स्पर्श जीवा की लंबाई होगी। तो दो वर्त अगर एक दूसरे केंद्र से गुजरते हैं, इसका केंद्र ये है और एक वर्त बनाओ आप, इसका केंद्र ये है, आप देखोगे ये वर्त इसके केंद्र से और ये वर्त इसके केंद्र से, तो जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होगी ना वो होती है √3 गुणा r, √3 गुणा r। तो आप कहोगे √3, r का मान कितना देगा 10, यानी कि 10√3। दो वर्त एक दूसरे केंद्र से गुजरते हैं तो जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होती है ना वो होती है √3 गुणा r, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। भाई इसको प्रूव करेंगे तो टाइम लगेगा, सिद्ध तो ऐसे नहीं कर सकते, काफी कुछ टाइम लगेगा इसमें भी है ना। आप वैसे भी आपको तो पढ़ना है, याद रखना, बस इतना तो याद रख ही सकते हो। दो वर्त एक दूसरे के अंदर से गुजरते हैं तो जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होगी वो √3 गुणा r होगी। अगला निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। सही बात है, दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। सही है, किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। पहली बात तो रेखाओं, दूसरी बात घिरी आकृति। अब रेखाओं से घिरी थोड़ी होती है, रेखाखंडों से होती है, और बंद नहीं का है वो क्या होती है, बंद आकृति होती है। तो ये वाला कथन हमारा गलत है। आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। सही बात है, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है बराबर हमने पढ़ा, वर्ग आयत भी होता है, समचतुर्भुज समांतर समलंब सभी होता है। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, नहीं। सत्य भी पूछा है तो फिर ये होगा, ये तो गलत है सर। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है, कहाँ से होती है, रेखाखंड और किरण में अंतर है, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। और सरल कोण की माप 90 डिग्री होती है, नहीं, सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है। ये भी हमारा क्या है, गलत है। आगे देखो, दो सरलरेखा एक दूसरे को AB और CD पर परस्पर बिंदु O पर काटती है। यदि कोण AOC 50 डिग्री और कोण BOC होगा, ये 50 डिग्री है, ये एक रेखा है, एक रेखा के एक तरफ बड़े कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 50 ये है, इसका मतलब ये कितना होगा 130 रहा होगा, तब इनका योग क्या हुआ 180 हुआ होगा। पूछा क्या है, BOC पूछा है, तो बस BOC 130 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। अगला देखो कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह दो समांतर रेखाएं हैं
और एक तिरक रेखा काटे, उन बारे में पूछियो है। कहीं पूछियो है कि संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल पढ़ा था हमने, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, हाँ मैंने पढ़ा था, ये वाला कोण इसके, ये वाला कोण इसके बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और तिरक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। तिरक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, और इसका योग 180 डिग्री होता है। दो समकोण मतलब 90 और 90 180, सही है। फिर तिरक रेखा के एक और बने अंतःकोणों के योग समकोण के बराबर होता है। क्या 90 डिग्री होता है? नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है, सत्य नहीं है। तो जो ऑप्शन है डी है वो हमारा सत्य नहीं है। अगला है, दिए गए त्रिभुज में ओबी और ओसी क्रमशः एंगल बी और समद्विभाजक है तो बी ओसी बराबर है, दिए ही नहीं भैया ना, देखते हैं, ये हमने किया होगा शायद पीछे। अगला, शतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं बी ए डी सी को आकृति अनुसार बढ़ाया जाता है, तीन में से कौन सा कथन सत्य है? अब इनमें संबंध ज्ञात करना है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये तो पता ही है कि अंतःकोणों का योग कितना होता है, कोई भी बहुभुज हो तो कितना होता है 360 डिग्री, तो जोड़ दो। आप कहोगे सर y प्लस 180 माइनस ए प्लस एक्स प्लस 180 माइनस बी, अंतःकोणों का योग मैंने पढ़ा था 360 डिग्री। तो ये 180 और 180 कितने हुए 360, तो y माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, इनको ले आगे, और 180 और 180 360 बराबर 360। इस तरफ प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का, तो y माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी बराबर 360 माइनस 360 कितने हो गए 0, 360 में 360 गए 0, तो y माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी बराबर 0। आप कहोगे ये दोनों माइनस के हैं तो उस तरफ वैल्यू का दो, प्लस के हो जाएंगे, तो आप कहोगे y प्लस एक्स बराबर ए प्लस बी, व्यवस्थित लिख दो x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी। तो कौन सा ऑप्शन है x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी? ए ऑप्शन, ये हमारा सही हो जाएगा। मतलब आपने लगा है अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, शतुर्भुज के अंतःकोणों का योग भी लिखा था हमने, कितना होता है 360 डिग्री, और प्रत्येक बहुभुज के भी यही होता है, ऐसा लिख देना आप, शतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अगला देखो कि दिए गए समांतर शतुर्भुज में ABCD x और y के मान ज्ञात करो। अब समांतर शतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है, मतलब ये वाला कोण बराबर होगा, और ये वाला कोण बराबर होगा, किसमें? समांतर शतुर्भुज। अगर लिखा नहीं तो आप लिख देना कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। तो आप कहोगे जो 2x है प्लस 5y, ये वाला कोण किसके बराबर होगा 150 डिग्री की, और 4x प्लस वाई, ये वाला कोण किसके बराबर होगा 75 डिग्री के। अब आपको ऐसे समीकरणों को सरल करना है ना, विलोपन विधि लगाओ, मतलब इसको इसके समान बढ़ाओ, x का गुणा किसके समान करो। आपने कहा x का गुणा अगर मुझे इसके समान करना है 4 के, तो ऊपर तो कितना है 2x है, तो इसका मतलब मैं इसे 2 से करूँ गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ऐसे समीकरण 1 को 2 से गुणा करवाने पर विलोपन विधि यही कहती है कि एक गुणांक को समान करो फिर एक में से 2 को घटाओ। अब आप कहोगे या तो मैं इससे समान करूं, y का गुणांक समान करना चाहूंगा, तो यहाँ 5y है या y है, तो या तो समीकरण 2 को 5 से करूँ गुणा तो गुणांक समान हो जाएगा, या फिर समीकरण 1 को गुणा कराऊँ 2 से, तो जो x का गुणांक है वो समान हो जाएगा। तो कराओ 1 को गुणा 2 से गुणा करा, ये तो हो गया 4x, ये हो गया 10y, और इस तरफ भी गुणा होगा तो उस तरफ भी 2 का गुणा होगा, और 150 और 2 कितने हो गए 300 हो गए। ये हमारा समीकरण बन गया 3। अब आप देखोगे 4x और 4x बराबर है, तो फिर समीकरण 3 में से 2 को घटा दो, आप कहोगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, करो आप, 3 कौन सी है ये वाली 4x प्लस 10y, इसमें से घटाना है किसे, इसे 4x प्लस y को, बराबर क्या होगा, बराबर किस तरह भी घटेगा इस वाले में से ये वाला, तो घटा दो आप कहोगे 4x प्लस 10y, और ये माइनस से गुणा इसके साथ और इसके साथ, ये भी माइनस का 4x और ये भी माइनस का y, बराबर 300 में से गए 75, पीछे बचा 225। आप कहोगे 4x से 4x गया, 10y में से 1y गया 9y, बराबर 225। हमें चाहिए y का मान, तो 9 इसके गुणों में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में दो भाग, तो y बराबर 2 बार गए 18, फिर पीछे बचे 4, 5 बार गए 45, यानी कि y का मान तो कितना आ गया, सॉरी 25 आ गया। तो y का मान 25 कहाँ है, यहाँ है, x और y का मान ये है, ये भी 25 है, छोड़ो कोई बात नहीं, आके ला रहे ना, ये होगा y का मान और ये होगा x का मान। अब दिख ही रहा है y का मान 25 कहाँ है, इस एक ऑप्शन में, तो डायरेक्टली हम इसे कर सकते हैं, वरना आपको क्या करना है, ये जो y का मान आपने 25 निकाला ना, कोई से भी समीकरण 1 2 3 जो मर्जी हो वहाँ लग दो, जैसे मैं रखूँगा यहाँ पे समीकरण 2 में रखूँ, तो समीकरण 2 में रखूँ तो 4x प्लस y की जगह 25 बराबर कितना है 75। हमें चाहिए x का मान, तो 4x बराबर 25 75, और उसमें चाहिए 25 माइनस हो जाएंगे, तो 4x बराबर कितने हो गए 50, x का मान चाहिए तो 50/4,
यानी कि 25/2 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5। 25 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 12.5, और यही ऑप्शन है 12.5, 25। अगला सवाल। तो इस प्रकार से हमने हमारा जो ज्यामिति वाला पोर्शन है वो पूरा कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा, और इसकी पीपीटी आपको हमारा जो इसकी जो पीडीएफ है, जो यहाँ पैनल पीडीएफ जिसमें सारे क्वेश्चन है, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो धन्यवाद साथियों, बने जुड़े रहे हमारे साथ। वादा है आपसे कुछ मतलब इनमें से अगर आपने ढंग से पूरी क्लास अटेंड की है, प्रश्न सारे मिले हैं, तो 101% आपका स्कोर 25 से तब ही होगा। अब कॉन्सेप्ट इससे अलग, डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इससे अलग नहीं आएगा, ये गारंटी है हमारी।